नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे उससे पहले हम आपको कल की जो चर्चा थी उसको आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत माहौल बनाया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है और हम लोगों ने भी कुर्सी की पेटी बांधी थी क्योंकि राहुल गांधी का कल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। और बताया ये जा रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राहुल गांधी हाइड्रोजन बम पटकने वाले हैं और वोट चोरी पर एक नया खुलासा करने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने पहले किया था कि अ, पहले आपको याद होगा कि उन्होंने बताया था कैसे 1 लाख फर्जी वोटरों को जोड़ा गया था कर्नाटक की एक विधानसभा में। उन्होंने पूरे एग्ज़ाम्पल के साथ पूरी चीज़ों को प्रेज़ेंटेशन के साथ दिखाया था। राहुल गांधी एक बार फिर से सामने आए, उन्होंने फिर से प्रेज़ेंटेशन किया लेकिन जब उनसे उन्होंने आते ही पहले ये बोल दिया कि भैया ये हाइड्रोजन बम नहीं है। तो एक तरीके से राहुल गांधी की अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए वो हाइड्रोजन बम लॉन्च नहीं कर पाए। उन्होंने एक उसी के जो एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, उसी में एक और एडिशन करते हुए इस बार वोट डिलीशन का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से वोटों को डिलीट किया जाता है। जो भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, जो भी दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनके वोटों को काटा जाता है। जो कांग्रेस पार्टी के हैं वोटर, जो विपक्ष को वोट देने वाले लोग हैं, उनका वोट काटा जाता है। ऐसा राहुल गांधी का आरोप है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 हफ्ते का समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देता हूं, उनको आकर इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से इन सारे बातों पर बोला गया कि इसका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल गलत आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप चुनाव के ऊपर लगाए लगाए हैं और उन्होंने पहले भी लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। पहले तो उनसे ये कहा गया कि था कि हलफनामा देकर आप अपनी बात को रखें, लेकिन अब उनसे हलफनामा तो नहीं, उनकी बातों को पूरी सिरे से नकारा गया है कि उनकी जो बातें कही गई वो पूरी तरीके से गलत हैं और उसमें कोई उसका आधार नहीं है। तो ये थी राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यही बताया कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों का नाम कटवा दिया जाता है और ये बड़े स्मार्ट। अच्छा, एक चीज़ दिलचस्प मुझे लगी कि वो बार-बार कर्नाटक का ही लेके मामला क्यों सामने आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहाँ पर आसानी से उनको डाटा उपलब्ध हो जा रहा है। वहीं किसी दूसरे राज्य का, वहीं किसी दूसरे विधानसभा सीट का राहुल गांधी सामने नहीं ला पा रहे हैं, नहीं तो वो ज़रूर लेके आते और हाइड्रोजन बम जो बात कही जा रही थी कि हरियाणा का वो सामने आ सकता है या बनारस का आ सकता है या महाराष्ट्र का आ सकता है, वो नहीं आया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि राहुल गांधी की इन राज्यों में सरकार नहीं है। कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार है और दिलचस्प बात ये है कि वो वहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि देश भर में लगभग 4000 से ज़्यादा विधानसभा अ, हैं, मतलब 4000 से ज़्यादा विधायक हमारे देश में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी सीट पर कुछ छिटपुट कमियाँ तो ज़रूर ही रहती हैं। आप जानते ही हैं, समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें करोड़ों, लगभग 90 करोड़ वोटर हैं, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ये कमियाँ हैं जिसको नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके सहारे आप ये कहें कि पूरा फेक चुनाव होता है, पूरी तरीके से वोट की चोरी होती है और प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। फिलहाल इन दावों में बहुत ज़्यादा वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा रहता तो बीजेपी 240 सीटें क्यों जीतती? एक तर्क तो ये भी समझ में आता है जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें वोट चोरी करके ही सरकार बनानी रहती, तो हम 400 सीटें जीत जाते, क्यों नहीं जीते? हमने तो वादा भी किया था, हमने तो दावा भी किया था, हमने तो नारा भी निकाला था कि अब की बार 400 पार, लेकिन हमारी तो 240 सीटें ही रह गई, हम बहुमत भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो जनता का जो जनादेश था वो सराखों पर है। तो छुटपुट जो कमियां हैं उसे जरूर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि पूरी तरीके से वोट चोरी हुई है, अभी राहुल गांधी उस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने कहा है कि आप इंतजार रखिए, आने वाले वक्त में हाइड्रोजन बम आएगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें भी इंतजार है, शायद आपको भी इंतजार होगा कि हाइड्रोजन बम जब आएगा तो देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन बम है। लेकिन फिलहाल तो उनका कोई हाइड्रोजन बम नहीं आया। उन्होंने बस पिछली बार वोट जोड़ने की बात बताई थी, इस बार वोट घटाने की बात बताई है कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा
वोट डिलीट करवा दिए जाते हैं। ये बात तो आपको भी मालूम होगा, गाँव में जब प्रधानी का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन आने वाला रहता है, तो कई लोग अपने सपोर्टरों का नाम उस पे जुड़वाते हैं। कई लोगों को लगता है ये विरोधी लोग हैं और ये लोग जानकार नहीं हैं, तो उन लोगों का साम-दाम, दंड-भेद लगाकर उनका वोट डिलीट करवा दिया जाता है। ये तो सियासत में ऊपर-नीचे होता रहा है और ये आज नहीं हुआ है, बहुत पहले से होता रहा है। हर पार्टी, हर दल के नेता अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत करने के लिए करते रहे हैं। तो ये थी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई ज़रूरी बातें। वहीं अगर बात करें आज का जो मुद्दा है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार ने एक बहुत ही शानदार फैसला किया है जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी युवा 20 से 25 साल की उम्र में हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उनको सरकार ₹1000 प्रति महीना देगी, वो भी सिर्फ़ 2 साल के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी बच्चे मान लीजिए कि जिसने ग्रेजुएशन 18 साल में आप 12th कर लेते हैं, 21-22 साल में अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद जब आप तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो आपके पास 2 साल अगर 1-1 हज़ार रुपया भी अगर आपको महीने का मिल रहा है, तो आपके अपने जो खर्चे हैं, परीक्षा फॉर्म भरना हो, कहीं कोई ऑनलाइन ट्यूशन कोचिंग करनी हो, उसका खर्चा सरकार दे रही है और वो भी महज़ 2 साल के लिए दे रही है। ये भी नहीं कि ज़िंदगी भर आप बेरोज़गार रहो, तो आपको ज़िंदगी भर पैसा देता रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ 2 साल के लिए दे रही है, जो कि स्कीम बहुत ही अच्छी मुझे लगी व्यक्तिगत रूप से। आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे सही लगी कि इसमें राज्य सरकार का भी बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कभी भी ऐसी स्कीम आती है कि बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, तो जो 40-40 साल के लोग भी हैं वो भी बेरोज़गारी का पैसा उठाते हैं और कहीं जाके छोटा-मोटा अपना काम करते हैं। हाउसवाइफ़ जो घर में लड़कियाँ हैं, औरतें हैं जो शादी जिनकी हो गई, वो भी उसका पैसा उठाती हैं। लेकिन अगर सिर्फ़ 2 साल के लिए रहेगा तो जो भी बच्चे उसकी तैयारी करने वाले हैं, अगर इसको अगर ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि ये फैसला हर राज्य सरकार को लेना चाहिए और अपने युवाओं की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनका एक अलग ही दुःख रहता है, उनकी एक अलग ही अपनी समस्या रहती है। घर वाले हों या बाहर वाले हों, हमेशा ताना देते रहते हैं कि तुम्हारा कब होगा, कब सिलेक्शन पाओगे? क्योंकि वो लड़का तो अपने तरीके से पूरा मेहनत कर रहा है, वो लड़की तो अपने तरीके से मेहनत कर रही है। कई बार एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, कई बार कई तरीके की समस्याएँ आती हैं, तो अगर उसके पास 2 साल का पूरा मौका रहेगा, सरकार के द्वारा भी उसको हर महीने ₹1000 मिलेंगे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये स्कीम बहुत अच्छी हमें लगी। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।